वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 या उच्च प्राथमिक विद्यालय भर्ती 2022 में 2 गुना कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें चयनित हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, लेवल 1 का परिणाम भी आ चुका है और लेवल 2 के अधिकांश विषयों के परिणाम आ चुके हैं और बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोग्राम है उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। तो पिछले लेवल 1 की जो भर्ती थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और LDC वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने ड्यूटी के अनुभव के आधार पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप उसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर पूरा आप सुनेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक जानकारी दूं। फिर भी अगर आपको कोई किसी चीज़ पे क्लियर डाउट है या आपको कोई संशय की स्थिति है तो संबंधित अधिकारियों से या जो भी विभागीय आदेश है उसकी पालना करें। ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी सहायता के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, इसके अनुसार TSP और नॉन TSP क्षेत्र के जो भी सामान्य और विशेष शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी परीक्षा घोषित हुई थी उसके रिजल्ट भी जारी किए गए हैं और उसके अनुसार जो भी अंक है, प्राप्तांक है, 2 गुना जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उनकी सूची लिस्ट जारी की गई है। अब पहली बात यह है कि इस सूची में नाम माने मात्र से कोई भी अभ्यर्थी चयन या नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 गुना सूची है। इसमें से लगभग आधे, यानी जैसे 50 सीटें हैं तो 100 कैंडिडेट्स को पास किया या उनकी लिस्ट निकली है तो आधे सेलेक्ट होंगे या नौकरी के लिए लगेंगे। लेकिन उसमें भी अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो पात्र होते हुए भी अपात्र हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले तो ये जो पात्रता का कार्य है वो सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के जो भी DO एलिमेंट्री है उनके द्वारा जो भी निर्धारित तिथि और स्थान होगा उसके अनुसार होगा। और इसमें अभ्यर्थी को व्यक्तित्व यानी खुद उपस्थित होना पड़ेगा। और उससे पहले शाला दर्पण पोर्टल का जो भी मॉड्यूल है जिसमें rajshaladarpan.nic.in स्टाफ सिलेक्शन मॉड्यूल है, उसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे और उसके संबंध में मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो अब जैसे शाला दर्पण में स्टाफ सिलेक्शन में प्रत्येक आवेदित पद के लिए पृथक पृथक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप जैसे अलग अलग विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है वो मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। अब उसके बाद में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें जो ऑनलाइन मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह है वो अच्छी तरह से भरें, सही भरें, खुद की भरें, क्योंकि उसी के द्वारा आपको जो भी मैसेज वगैरह है वो सूचित की जाएगी, सूचना दी जाएगी। और इसलिए उनको चेक भी करते रहें, ईमेल को भी चेक करते रहें, मैसेज SMS को भी चेक करते रहें। और इसमें लिखा हुआ भी है कि अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और ईमेल ID बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। तो आप मोबाइल नंबर वही दें जो आपका चालू हो, इनकमिंग वगैरह की कोई समस्या नहीं हो। और ईमेल ID भी आप चेक करते रहें। अब दस्तावेज सत्यापन है तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा सत्यापन जो भी दल होगा या पात्रता जांच दल होगा उसका गठन किया जाएगा और उसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट है कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे। अब वो जो भी टीम होगी या सत्यापन जो पात्रता जांच दल होगा वो शाला दर्पण पोर्टल की लॉगिन से वहाँ से डॉक्यूमेंट को देख करके और कैंडिडेट द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट उस समय उपलब्ध कराए जाएंगे उनमें मिलान करेंगे और उनमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार जो भी पात्र है वो घोषित करेंगे। तो कोशिश ये करें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास में हो और उन्हीं को आपको प्रस्तुत करना है। अब इस संबंध में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि जैसे सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तो बोर्ड द्वारा जारी विस्तारित सूची में अभ्यर्थी के नाम के समूह अंकित कॉलम में अंकित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक द्वारा निर्धारित स्थान पे, यानी जब भी आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसमें आपको जिला भी शो हो जाएगा, किस जिले में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसकी तारीख का भी मैसेज आपको मिल जाएगा। उसमें आपको जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भरेंगे, विस्तृत आवेदन पत्र है, उसकी प्रिंट लेकर के इसके साथ में आपके शैक्षिक प्रशैक्षिक यानी जो भी BA BEd या BSTC वगैरह 12वीं के मूल निवास और संबंधित वर्ग के प्रमाण पत्र जिसमें OBC EWS MBC ST SC या अन्य जो भी शहरिया वगैरह कोई भी विशेष श्रेणी है जिसमें विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग का सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना जरूरी है और आपको अपलोड करना भी जरूरी है। और स्व घोषणा पत्र जो भी इसमें दिए होंगे आगे फॉर्मेट में आपको बता दूंगा। और आवश्यक प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित करते हुए पूरी चेकलिस्ट भर करके आपको 2 सेट में तैयार करनी है। तो सबसे बड़ी बात की जो भी चेकलिस्ट है आप
2 सेट में तैयार करें और जिसमें वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और मूल दस्तावेज के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी अपने मूल डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आप उसको तुरंत अभी से प्राप्त कर लें या उसके लिए आवेदन कर लें। खास करके जैसे EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसकी वैधता वगैरह है वो आप एक बार देख लें। उसके संबंध में अलग से जो भी निर्देश होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में अभ्यर्थी को चेकलिस्ट के में जो भी दस्तावेज है उनमें स्व हस्ताक्षरित प्रतियाँ, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप काउंसलिंग में आप भाग लेना चाहें उसमें फोटोकॉपी है वो हमेशा उसके ऊपर खुद के साइन करें और स्व हस्ताक्षरित करके उसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चेकलिस्ट में जिस तरीके से क्रम दिया उसी तरह से आप उस कॉपी पे फोटोकॉपी पे भी आप नंबर लगा लें 1 2 3 4 और वहाँ चेकलिस्ट में भी आपको वहाँ नंबर लगा दें ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी और जो सत्यापन दल को भी वो डॉक्यूमेंट है आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा चेकलिस्ट और समस्त प्रकार की स्व घोषणाएं मूल में ही आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और 1 से अधिक पदों के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक स्व प्रमाणित सेट तैयार करना है। यानी अगर आप एक विषय से अधिक विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं या आपने आवेदन आपका सिलेक्शन में हुआ है, जैसे मान लो हिंदी में हुआ है, सामाजिक में हुआ है, तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी दोनों अलग अलग प्रोसेस होंगे, पूरे सेट आपको तैयार करने पड़ेंगे। और इसके लिए यदि अभ्यर्थी एक पद हेतु आवेदन या पात्रता जांच कराता है या अन्य पद हेतु जांच नहीं करवाता है तो अंतिम चयन के समय केवल उस पद पर विचार किया जाएगा जिसकी जांच करवाई, यानी जिस पद के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उसी के लिए आप पात्र होंगे। उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को दस्तावेज पात्रता की जांच में अनुपस्थित रहने पे अभ्यर्थी को बाद में कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको ध्यान से भरने हैं जब भी आप ऑनलाइन जो अप्लाई करें उसमें शाला दर्पण पे, क्योंकि उसी के आधार पे आपको मोबाइल मैसेज SMS भी आएगा, ईमेल भी आएगा। और इसके अलावा आप समय समय पर अपडेट होते रहें। जो भी लिस्ट जारी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आपका किस तारीख को किस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विशेष रूप से ध्यान रखें, उसको आप छोड़ें नहीं क्योंकि अगर वो चांस गया तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगला है कि यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अपूर्ण या अधूरे दस्तावेज सहित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक द्वारा निर्धारित दिनांक उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है। और इसके अलावा सत्यापन दल द्वारा लगे गए आक्षेप पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा पुनः निर्धारित किए गए दिनांक में ही उसकी दस्तावेजों की पात्रता की जांच करवानी होगी। अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट कोई कमी है या कोई आक्षेप लगता है, जो भी जाँच दल है वो उसमें कोई टिप्पणी करता है, तो आपको जो भी कमियाँ हैं उसको पूर्ति करते हुए आपको जब भी तारीख दी जाए अगली तारीख, उस तारीख को आपको जांच दल के सामने उपस्थित होकर के अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो वापस वेरीफाई करवाने हैं। अगर वो नहीं करवा पाते हैं तो आपका पात्रता है वो रह जाएगी, आप वंचित रह जाएंगे। और उक्त निर्धारित दिनांक के उपरांत अभ्यर्थी को बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट चेकिंग के दिन, जिस दिन आपका पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है उस दिन आपकी कोई कमी रहती है डॉक्यूमेंट में, तो आपको एक लेटर दिया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा करके इतनी तारीख को दोबारा उपस्थित हो, और उस तारीख को आपको अवश्य उपस्थित होना है और जो भी डॉक्यूमेंट की कमी है आपको पूरी करके लानी है। अगर उस दिन भी आप उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपकी पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। और सत्यापन के लिए आप कहीं से भी आएँ उसके लिए कोई भी किराया भत्ता है वो राज्य सरकार की तरफ से देनी होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना या मार्गदर्शन हो तो सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से लेकर यानी 9:30 से लेकर के 6 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कंट्रोल बोर्ड होगा और जिस पे आप कोई भी दूरभाष के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और कंट्रोल रूम के नंबर है आपको शाला दर्पण की जो वेबसाइट है और बोर्ड की वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो वो आपको जैसे जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको इस तरह का जो फॉर्मेट है वो साथ में लेकर आना है। ये पूरा फॉर्मेट आपको भर करके रखना है जिसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 या उच्च प्राथमिक यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन फॉर्मेट है और ये आपको पूरा भर करके आपको लेके आना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको खाली छोड़ दें, काट छाट नहीं करें। अब जैसे इसमें या इसका एक सेट और आप एक्स्ट्रा रखें, खाली कॉपी भी अपने पास रखें क्योंकि एंड टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर आपको समस्या हो जाती है, आपको फोटोकॉपी के लिए बार बार घूमना पड़ता है। तो आप हर एक डॉक्यूमेंट की 1-2 कॉपी जो भी ब्लैंक सेट है वो आप तैयार रखें ताकि आपको उस समय कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को या कैंडिडेट्स को क्या क्या समस्या होती है। छोटी सी गलती के कारण इसमें अगर काट छाट हो जाती है तो दोबारा उसको निकालने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं,
लेकिन कोशिश करें आप अपने पास में ही ये खाली फॉर्मेट भी रखें, जो भी एक्स्ट्रा है डॉक्यूमेंट आप रखें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी सूचना आपके लागू होती है उसको आपको टिक करना है। अब जैसे दस्तावेज सत्यापन का जिला, जिस जिले आपको अलॉट हो उस जिले का यहाँ आपको नाम लिखना है, आपको रोल नंबर लिखने हैं, लेवल 1 2 जो भी आपके है। इसके अलावा आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। लेवल प्रथम में अभी 2 कैटेगरी है, सामान्य और विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा के लिए करवा रहे हैं तो उस पर टिक करना है, सामान्य के लिए करवा तो सामान्य पे। और अध्यापक लेवल 2 का अगर आप करवा रहे हैं तो आपको विषय लिखना है कि पहला तो सामान्य है या विशेष, उसके बाद में जो भी विषय है उस पर आपको टिक करना है। और विशेष शिक्षा अगर है तो उसमें MR है या VI है या HI है, जो भी आपके मतलब जो जैसे विजन इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है या लोकोमोटिव वगैरह कोई भी जो भी आपके लागू होता है वो उसको आपको टिक करना है। TSP नॉन TSP आपके जो भी है वो लागू होता है उसमें आपको टिक करना है। आवेदन क्रमांक आपका यहाँ लिखना है जो भी आपने फॉर्म भरा है। अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपके आधार नंबर, जन्म तिथि लिखनी है, आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी में उस पर आपको टिक करना है। इसके अलावा विधवा श्रेणी, विशेष कोई श्रेणी है जैसे विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, दिव्यांग जो भी हो उस पर आपको टिक करना है। आपको लिंग स्त्री पुरुष जो भी है वो आपको टिक करना है और इसके बाद में यहाँ लिखना है, और जहाँ टिक का स्थान है वहाँ टिक करना है और बाकी जहाँ लिखने का स्थान है वहाँ लिखना है। और जमा आवेदन शुल्क की राशि, कितनी राशि आपने जमा की वो भी आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में चेक लिस्ट का जो प्रथम भाग है वो चेक लिस्ट आप डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे लगाएं, उसके नीचे जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो क्रम वाइज इसी क्रम में लगाएं ताकि आपको बाद में आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़े, और उनको एक बार अच्छी तरह से नथी कर लें या पिन कर लें। अब जैसे इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रति है वो आपको सबसे ऊपर रखनी है, जिसमें आपको संलग्न संख्या है जिसको क्रम संख्या 1 दे दें, और उसमें स्व प्रमाणित है या नहीं है तो हाँ लिख दें, और उसको लगभग सभी डॉक्यूमेंट जो भी है आपको उसको स्व प्रमाणित करना है, क्योंकि जो भी फोटोकॉपी है उसको आपको खुद के सेल पर टेस्ट करना है। और ये सत्यापन दल यहाँ टिप्पणी करेगा कि जो भी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किया है वो और जो अभ्यर्थी प्रस्तुत कर रहा है वो मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होगा तो हाँ लिख देंगे, नहीं तो नहीं, या जो भी टिप्पणी होगी वो लिख देंगे। इसके अलावा दूसरा जो पहले आपको आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी फोटोकॉपी ये प्रति लिखनी है। उसके बाद में विस्तृत आवेदन की प्रति जो आपने फॉर्म भरा था वो आपको लगाना है, उस पर क्रम संख्या 2 लगा दें। आधार कार्ड क्रम संख्या 3 लगा दें। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र प्रति अगर शामिल है तो एक ही क्रम लगा दें, और अलग अलग दोनों की है तो या तो जैसे 1 2 3 4 नंबर 4A भी कर दें या 4 और 5 कर दें, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद में उच्च माध्यमिक की अंक तालिका और प्रमाण पत्र अगर सेम है तो 5 कर दें, नहीं तो 5A भी कर लें, या मान लो यहाँ से 4 5 कर लिया तो यहाँ से 6 7 कर लें। जो आप कर रहे हैं वो उसके फोटोकॉपी पे भी आप नंबरिंग करें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपके पूर्णांक कुल कितने प्राप्तांक है वो लिखने हैं, प्राप्तांक कितने, पूर्णांक कितने और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 12वीं में वो लिखने। स्नातक परीक्षा अगर आपके है लेवल 2 में आप है तो स्नातक परीक्षा की जो भी अंक तालिका उससे संबंधित क्रम संख्या आपको लिखनी है। उसके मार्क्स आपको लिखने हैं, स्नातक के BA या BCom USC जो भी है उसके कितने पूर्णांक है, यानी कितने मार्क्स थे, कितने आपको प्राप्त हुए वो लिखने, और कितने प्रतिशत बने वो लिखने। ग्रेजुएट लेवल में है तो आप स्नातक में जो विषय थे 3 विषय ऐच्छिक विषय जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है, या साइंस में अगर मान लो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, जो भी आपके 3 विषय है वो आपको लिखने। और यहाँ आपको क्रम संख्या लिखना है कि उसकी जो मार्क लिस्ट है वो आपने दस्तावेज जो किस क्रम संख्या पर लगाई है वो आपको लिखना है, और यहाँ स्व प्रमाणित की है तो हाँ लिख देना है। उसके बाद में स्नातकोत्तर अगर आपने MA वगैरह की है तो उसकी मार्क लिस्ट वगैरह है वो आपको यहाँ संलग्न करनी है। एक ही मार्क लिस्ट है तो उसको ABCD नाम दे दें या क्रम से लिख दें, जो भी आपको ठीक लगे। और स्नातकोत्तर की डिटेल्स यहाँ आपको पढ़नी है, प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह। इसके बाद में अध्यापक लेवल 1 सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED या BLED जो भी आपके लागू हो रहा है उसकी मार्क लिस्ट आपको यहाँ क्रम संख्या लगानी है और मार्क लिस्ट उसके अटैच करनी है। इस तरह से उसके बाद में रिट जो एग्जाम आपने दिया था राजस्थान पात्रता परीक्षा 21 और 22 का जो भी प्रमाण पत्र आपके पास में है वो लगा दें। अगर 2 प्रमाण पत्र है तो उसको AB करके आप कर दें, और यहाँ उस पर दोनों पे आप फोटोकॉपी पे साइन कर लें और यहाँ हाँ लिख दें। इसके अलावा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय जिसमें भी है वो आपको लिखना है, और उसके कितने प्राप्तांक है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा राजस्थान पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में आपके जो विषय है भाषा 1 प्रथम, भाषा द्वितीय या सामाजिक विज्ञान वगैरह जो भी आपके है वो जो भी लागू होता है वो आपको लिखना है। इसके अलावा अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED या BLED में किस तारीख को आपने प्रवेश लिया वो तारीख आपको यहाँ लिखनी है, उसकी फोटोकॉपी भी यहाँ लगा देनी है। इसके बाद में अध्यापक लेवल विशेष शिक्षा अगर है आपके तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी वो लगाना है, उसमें कब प्रवेश किया वो लगाना है। उसके बाद में अध्यापक द्वितीय लेवल द्वितीय है उसमें B.Ed की जो भी मार्क लिस्ट वगैरह उसके संबंध में यहाँ लगानी है, और B.Ed में प्रवेश की तिथि वगैरह जो मार्क लिस्ट में दी हुई वो आपको यहाँ लगानी है।
उसके बाद में अध्यापक द्वितीय विशेष शिक्षा के लिए अगर कोई है तो वो संलग्न डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ लगाने हैं। इसके अलावा अगर मान लो विशेष शिक्षा के हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI से पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वो अगर आपके पास में है तो वो यहाँ आपको लगाना है। मूल निवास की प्रमाण पत्र यहाँ लगानी है। कोई भी कॉलम अगर आपके लागू नहीं होता तो इसको आप या तो डैश कर दें या NA कर दें, नॉट एप्लीकेबल कर दें, या इसको खाली छोड़ दें। ज़्यादा कांट साट नहीं करें, और जहाँ भी जांच दल हो उसको पूछ करके आप उसमें भरें, ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं हो। और इसके अलावा जैसे अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी होने का, यानी TSP क्षेत्र में अगर है तो TSP आवेदकों के लिए लागू होगा, बाकी खाली छोड़ दें। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अगर EWS का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो सर्टिफिकेट किस क्रम संख्या पे आपने लगाया है, और इसके अलावा अन्य जाति प्रमाण पत्र जैसे OBC ST SC का या आदिम या शहरिया वगैरह का है तो वो आपको लगाना है, और वो वैलिड होना चाहिए। अब अलग अलग वैलिडिटी है, जैसे ST SC का प्रमाण पत्र है वो आजीवन होता है, OBC का प्रमाण पत्र या EWS का प्रमाण पत्र सामान्य रूप से 1 साल के लिए होता है, लेकिन उसको 2 साल तक शपथ पत्र के आधार पर एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर वो उसी दायरे में हो, आए उसकी जो लिमिट में हो तो वो भी आप यहाँ देख लें। उसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास में आवेदन की तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर शपथ पत्र देना पड़ेगा, जो यहाँ तारीख दी हुई है 17/10/2022। उसके परिपत्र के बाद का अगर है तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, तो शपथ पत्र आप तैयार रखें और यहाँ उसको लगा दें किस नंबर पे आप लगा रहे हैं। इसके अलावा आरक्षित वर्ग की सभी अभ्यर्थियों महिला पुरुष के इस आशय की घोषणा की स्वयं और राजस्थान के मूल निवासी है, एक स्व घोषणा है, वो आपको लगानी है, तो वो भी यहाँ आप क्रम संख्या दे दें। विधवा अगर कोई महिला है तो उसकी स्थिति में उसकी पति से जो भी लिंग दस्तावेज, पहली तो विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा होगी, दूसरा पति की मृत्यु की प्रमाण पत्र। अब यहाँ कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये लिंग दस्तावेज का मतलब क्या हुआ, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि विधवा कोई महिला है तो उसकी एक तो खुद की स्व घोषणा होगी कि मैं विधवा हूँ और मेरे पति की मृत्यु इतनी तारीख होगी, तो वो, दूसरा पति की मृत्यु का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना है, जो भी ऑनलाइन जारी किया हुआ वो दूसरा हो गया। तीसरा है कि लिंक दस्तावेज, यानी ऐसा कोई दस्तावेज होना चाहिए जिसमें ये साबित हो कि उस महिला के पति का नाम ये था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब जिसमें जैसे राशन कार्ड हो सकता है, या आधार अगर पति के नाम से बनाया हुआ है तो वो हो सकता है, या शादी का प्रमाण पत्र जो मैरिज सर्टिफिकेट है जिसमें पति का नाम हो, यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें तो आवेदन करने वाली महिला हो और उसके पति का नाम उसमें शामिल हो। और इसके अलावा पुनर्विवाह नहीं करने का जो स्व घोषणा है वो भी यहाँ लगानी है, तो उनको क्रम संख्या जो भी है ABCD दे दें। तो ये चीज़ें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है जो इस कैटेगरी में अगर कोई है तो। इसके अलावा विवाह विच्छिन्न या पृथकता के मामले में पुनर्विवाह नहीं करने की संबंधित घोषणा और कोर्ट की जो डिग्री है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिग्री है, वो आपको तलाकनामा या डिग्री है वो साथ में लगानी है, और उसमें ऑनलाइन क्रमांक आते हैं जिसकी जाँच दल है वो कर सकता है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ लगाना है। इसके अलावा संतान संबंधी स्व घोषणा लगानी है। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने की स्व घोषणा का जो फॉर्मेट है वो आपको लगाना है। ये फॉर्मेट सारे आपको वहाँ ऑनलाइन मिल जाएंगे। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा निवृत्ति का जो भी प्रमाण पत्र वो है। उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर है तो उसके अनुसार जो भी प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र वो है। दिव्यांग श्रेणी में अगर कोई आवेदन कर रहा है तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ऐसा नहीं कि किसी भी डॉक्टर के द्वारा, मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो प्रमाण पत्र उसकी ओरिजिनल आपके साथ में होना चाहिए और फोटोकॉपी यहाँ इस सेट में लगानी है। इसके अलावा आपराधिक प्रकरण होने का स्व घोषणा है, स्व प्रमाणित है, वो आप यहाँ लगाना है। इसके अलावा राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने का अगर कोई कर्मचारी, कोई कार्मिक है पहले से किसी सेवा में है तो उसका नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ लगाना है। और इसके अलावा अगर आपने फॉर्म भरते समय फीस में छूट ली है और 2,50,000 से कम आय शो की है, सूचना आपने आवेदन में भरी है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी आय प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ लगाना है। और उसके अलावा शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में स्व घोषणा है और अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। और कुल कितने दस्तावेज आप लगा रहे हैं उसका योग करके यहाँ लिख दें। और इसके अलावा इस जो भी दस्तावेज नहीं हो उनके आगे लिख दें लागू नहीं, यानी नॉट एप्लीकेबल NA लिख दें या लागू नहीं लिख दें। जो अब जैसे मान लो कोई महिला है और वो दिव्यांग श्रेणी में कोई स्टूडेंट अगर अभ्यर्थी है दिव्यांग श्रेणी में नहीं है तो यहाँ लागू नहीं लिख दें और बाकी को डैश कर लें। या कोई महिला है जो सामान्य महिला है और विधवा नहीं है तो वो वहाँ NA लिख दें या लागू नहीं लिख दें। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और इसके बाद में अभ्यर्थी के यहाँ हस्ताक्षर वगैरह करना है, मोबाइल नंबर वगैरह करने, और अभ्यर्थी द्वारा स्व सत्यापन भी यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ वो करना है। यहाँ सत्यापन तो जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अपनी टिप्पणी लिख देगा। तो ये तो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी फॉर्मेट था।
स्व घोषणा है, तो जिसमें कैंडिडेट ये स्व घोषणा का जो फॉर्मेट है, इसमें क्या क्या स्व घोषणा करनी है ये सारी इसी में करके इसको नीचे साइन करना है। जिससे इसमें लिखा हुआ है कि एक तो यहाँ अपना विषय आ जाएगा, किस विषय में आवेदन कर रहा है, उसके बाद में किस तारीख को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो रहा है वो तारीख यहाँ लिख दें, और वो स्वयं राजस्थान का मूल निवासी है ये है, तो अगर आउट ऑफ राजस्थान है तो उसका मामला अलग होगा। और भक्ति के अंतर्गत जिस श्रेणी से आवेदन कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें विधवा या विवाह विच्छिन्न श्रेणी से कर रहे हैं तो वो, और अगर पुनर्विवाह नहीं किया तो वो करना है। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा में यहाँ 1/6/2002 तक कितने संतान है वो संख्या यहाँ लिखनी है। 1/6/2002 के बाद में कितने संतान है, कुल कितने संतान है। इसके बाद में या अगर कोई दिव्यांग बालक है उसका मेंशन यहाँ करना है, या प्रसव पश्चात किसी बालक को अन्य व्यक्ति को गोद दिया हुआ है, हाँ या ना, तो वो आपको जो भी लागू होता है वो लिखना है। और अगर गोद लिया हो तो बालक को वैध तरीके से गोद लिया हुआ है नहीं, वो भी आपको यहाँ लिखना है। और दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा है वो इसी में है, तो इसी पूरा फॉर्मेट ही आपकी इसमें आ जाएगा। और भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जो भी विवाह करना होगा ये आपको डिटेल बनी है। अगर नहीं लागू होता तो आप यहाँ लागू नहीं कर दें। और इसके द्वारा जो भी यहाँ लिखा हुआ है कि स्व घोषणा के भी मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो सही है, और मैं कोई गलती होती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी, और उसके आधार पर मेरी पात्रता निरस्त की जा सकती है। तो ये स्व घोषणा है। इसके अलावा धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र आपको अलग से लगाना पड़ेगा, या ये इसमें लिखा हुआ कि कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। शपथ पत्र है वो ये से घोषणा नहीं करने का शपथ पत्र, तो ये अलग से लगेगा। और मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है या पूर्व में अगर है तो वो लिखना है, नहीं है तो उसको आप लागू नहीं कर दें। अभ्यर्थी के यहाँ हस्ताक्षर, आवेदन क्रमांक और रोल नंबर लिखने हैं, और स्व सत्यापन भी यहाँ करना है, जिसमें जो भी कैंडिडेट है उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी, व्यवसाय सत्यापन करता हूँ कि मैं सभी जानकारी मेरी निष्ठा से सही और इस तरीके से जो लागू हो उस पर भरें। और लंबित या निर्णित समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण अंकित करें। अगर कोई आपराधिक मामला है तो वो लिखें, अन्यथा जो भी लागू हो रहा हो उसको भरें, और नहीं लागू हो रहा तो उसको लिख दें कि लागू नहीं। ये तो था इम्पोर्टेंट पूरा जानकारी। अब इसमें जैसे ये जो लेटर है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से, और ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय को ये लिखा गया है, और ये निर्देश दिए हुए हैं कि जो जांच दल होगा उनको क्या क्या काम करना है। तो ये कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो भी जांच दल होगा, सत्यापन दल होगा, वो किस तरीके से जांच करेगा वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थियों के लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सामान्य प्रश्न या सामान्य समस्या है, कुछ 2-5 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या सामान्य जो समस्या आती है उसका क्या समाधान है। तो वो भी आप ज़रूर वीडियो देखें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई संशय है या इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम है या अधिकारियों द्वारा आप जो भी आदेश होंगे उनकी पालना करें, क्योंकि ये सामान्य नियम है और समय समय पर इसमें कुछ अपडेट या संशोधन होते रहते हैं, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। मैंने ये जो भी वीडियो या जानकारी आपको दी है वो आपकी सुविधा के लिए दी है। अगर इसमें कुछ भी आपको संशय है या कन्फ्यूजन है तो जो भी विभागीय निर्देश है उनकी आप पालना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।